अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। वेलकम अगेन। लेक्चर नंबर 2 हम करने जा रहे हैं ENG 201। तो पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया था कवर। और आज हम जो है ना जा रहे हैं, अब पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। और उसके अलावा हम मोड्स ऑफ डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने किस्म के मोड्स होते हैं डिलीवरी के। इसके अलावा प्रेजेंटेशन के मुतल्लिक पढ़ेंगे। और उस प्रेजेंटेशन में यूज़ होने वाली जो विजुअल एड्स होते हैं उनके मुतल्लिक भी हम थोड़ी हाव नाव करेंगे। तो वीडियो अपने एंड तक देखने। आई होप सो आज हम बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। ऑब्जेक्टिव पार्ट की आपकी जो है तैयारी मेरे हाईलाइटेड जो हैंड आउट्स हैं इंशाल्लाह उनसे हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके जी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो ओरल प्रेजेंटेशन है उसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ओरल presentations कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पसेस एंड देयर डिलीवरी सिचुएशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, उसमें आपको पता होगा फॉर्मल में यही है कि आप एक मखसूस अंदाज में और एक लिमिट में रहते हुए अपनी ऑडियंस से बात करते हैं, ठीक है। जिसमें अब जो हम बिज़नेस लेटर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आगे ये चीज़ आएगी। लेकिन अभी बात चल रही है ओरल प्रेजेंटेशन की, यानी आपने कोई लेक्चर देना है या इसके अलावा आपने कोई तकरीर करनी है। तो ये अभी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें फॉर्मल जो है वो इन मायनों में आएगा कि आप जो है ना एक हद में रहते हुए बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल में आपको पता है, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, गपशप करते हैं, हाँ जी पंजाबी में कहते हैं ना, ओ संगी सुना के हाल है भाई, ठीक है फिटे। तो ये ज़रा इनफॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपने किसी अपने अफसर से बात करनी है तो आप उर्दू में बात करेंगे, सर। सर कहेंगे। सर का लफ्ज़ हम एक्चुअली यूज़ करते हैं पाकिस्तानी। तो ये जो है ना डिफरेंस था फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो ये डिपेंड भी करता है उनके जो एक्सप्लिसिट यानी जो ज़ाहिर आने वाले जो पर्पज़ होते हैं, और कुछ ऐसे पर्पज़ होते हैं जो ज़ाहरी जो है ना वो हम शो नहीं कर सकते। तो उनको इम्प्लिसिट पर्पसेस कहते हैं। तो और इसके अलावा जो दूसरा जो फैक्टर इसमें होता है वो डिलीवरी सिचुएशन होती है, कि जिस सिचुएशन में आप बात को डिलीवर कर रहे होते हैं। सिचुएशन के बारे में मैं पहले आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कि अच्छी सिचुएशंस भी आती हैं और बुरी सिचुएशंस भी हो रही होती हैं। तो ये आपको टेबल एक दिया हुआ है, इसमें रिटर्न जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके और जो ओरल प्रेजेंटेशन है ना, तो उसमें डिफरेंसेस जो है ना ये आपको बताए हुए हैं। तो उसमें से जो कुछ कुछ मैं कर देता हूँ, बाकी आपने देख लेने हैं, ठीक है। रिटर्न में ये होता है कि कोई डायरेक्ट ऑडियंस जो है वो शामिल नहीं होती, चूँकि आप लिख रहे होते हैं, आपको नहीं, आपको मतलब आपके सामने तो नहीं बैठे होते हैं ना लोग। लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन में ये होता है कि हाई लेवल ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन इज़ पॉसिबल। हो सकता है आप किसी बहुत बड़े जो है ना मजमे से जो है ना वो ख़िताब करने जा रहे हो, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में प्रिसाइज सेंटेक्स एंड डिक्शन होती है, सॉरी। और इसके अलावा जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है वो कन्वर्जेशनल सिंटैक्स और डिक्शन होती है, यानी बातचीत के अंदाज में होती है। जबकि रिटन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा नहीं होता, एक खास प्रॉपर, जैसे हम एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है ना, तो फॉर्मेट को लेके चलते हैं। तो ओरल में तो वो फॉर्मेट तो नहीं चलता, तो डायरेक्ट हम कह देते हैं, एप्लीकेशन कह देते हैं। उसके बाद है जी रिटन डॉक्यूमेंट्स में तीसरी चीज़ यहाँ पे है कि एम्फसाइजेज ऑन टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट का सहारा लेते हैं हम बात को पहुंचाने तक। जबकि ओरल प्रेजेंटेशन में हम एम्फसाइजेस ऑन विजुअल्स, तो विजुअल्स का हम जो है ना उस पर काफ़ी हमारा इन्हिसार होता है, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन के लिए भी ना काफ़ी ज़रूरत होती है। इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए आपको काफ़ी स्किल्स में मास्टर होना पड़ता है। तो उनमें से कुछ तीन चार जो है वो आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। जस्ट हल्का सा उसे हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग। लाजमी बात है, प्लानिंग करनी होती है। अगर आप एक तकरीर करने जा रहे हैं तो आप उसकी प्लानिंग करके जानी होती है। और जो उसकी मेन हेडिंग्स होती है जिसको आउटलाइनिंग कहते हैं वो आपने प्रिपेयर करनी होती है। इसके अलावा प्रिपेयरिंग ओवर हेड्स और अदर डिस्प्ले मीडिया, अगर तस्वीर से कोई चीज़ से आपने समझानी है तो उसके लिए आपको इनका सहारा लेना पड़ता है। और इसके अलावा रिहर्सिंग है। रिहर्सिंग में आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं मेन जगह पे जाके। अगर आपने प्रेजेंट करना है तो उससे पहले आप लाजमी बात है रिहर्सिंग भी करते हैं, ठीक है। और जो सबसे अहम है वो है आपकी डिलीवरी, यानी जो आप मेन जो जगह है जहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन करनी होती है, ओरल कम्युनिकेशन करनी होती है, तो वो जब आप
कर देते हैं ना, तो ये जो जिस वक्त आप कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन में, अपना मैसेज पास कर रहे होते हैं अपने ऑडियंस तक, तो वो डिलीवरी जो है ना कि ये स्टेट होती है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑरल रिपोर्ट्स में। तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ओरल कम्युनिकेशन में जो है ना आपके लिसनर जो हैं वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड आर देयर फॉर वेल रिहर्स्ड। योर मैनर ऑफ डिलीवरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्मल ओरल रिपोर्ट सिचुएशन। यानी कि आप की जो तैयारी है ना वो बहुत ज़रूरी है फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स के लिए। और इसमें जो चीज़ें कवर होती हैं वो आपकी कोई तकरीर है किसी टॉपिक पे वो आ जाती है, या आपने अपने एम्प्लॉयज़ से कोई अहम बात शेयर करनी है वो आ जाती है, जिसकी आप प्रॉपरली आप तैयारी करके आते हैं। और दूसरी जो इसमें अहम चीज़ है वो है मैनर ऑफ डिलीवरी। ठीक है, कि आप किस तरह जो है ना वो चीज़ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद आ गया इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को तो हम वैसे ही देख चुके हैं। तो इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर जनरली करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल ग्रुप सेटिंग्स विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन एंड अ रिलैक्स मैनर ऑफ डिलीवरी एंड ड्रेस। So informal oral presentation can foster the free exchange of ideas and can be important for producing action items. तो ऊपर वाले जो फॉर्मल oral reports है ना उसमें आपकी कोई प्रेजेंटेशन भी आ सकती है कि आपकी कोई हायर अथॉरिटीज़ ने आपसे प्रेजेंटेशन मांगी हो और आप उसकी तैयारी करके वहाँ गए हो और आपने वो प्रेजेंट किया हो, तो उसके लिए आपको जो विजुअल एड्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट्स की आपको डिस्प्ले पे आप करवा के तो वहाँ से उनको समझाने के लिए काफ़ी चीज़ें उसमें आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा है कि आपने वैसी गपशप के लिए, या आपने यूँ समझे कि ओपन हाउस खोल दिया है अपने एम्प्लॉयज़ का मसला सुनने के लिए। ठीक है, तो इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन में वो जैसे कि लिखा हुआ है कि कैन फॉस्टर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ठीक है, तो कोई भी उसमें शिरकत कर सकता है, बात कर सकता है, कन्वर्जेशन कर सकते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। तो इसका इसका फ़ायदा क्या होता है, एंड कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्शन आइटम्स। एक्शन आइटम्स का मतलब ये है कि कोई काम अगर आपके पेंड है या कोई ऐसी चीज़ है जिन्हें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो ये इस तरह की इनफॉर्मल और रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेशन से जो है ना वो पॉसिबल हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या डिमांड कर रही है। ठीक है, सो oral presentation is a professional environment generally fall into two categories। इसकी दो कैटेगरीज हैं, तो अब हम उसे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली है जी इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग और दूसरी है परसुएसिव स्पीकिंग। ठीक है, तो इनको भी हम डिटेल में अब देख लेते हैं। ओके, तो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग जो होती है इट हैज़ ऑडियंस लर्निंग एज इट्स प्राइमरी गोल। इसका प्राइमरी गोल ये होता है कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए ऑडियंस तक और उन्हें कोई चीज़ सिखाई जाए। ठीक है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट आ गई है, ऑरल ब्रीफिंग होती है, इसके अंदर पैनल डिस्कशंस जो होते हैं ना, काफ़ी लोग बैठ के पैनल डिस्कशन करते हैं, वो आ गए। इसके अलावा ऑरल क्रिटिक, तो अगर आपने कोई ऐसा मुद्दा है, कोई एजेंडा है जिस पे क्रिटिसाइज़ करना है, ठीक है, उसको डिस्कस करना है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने हैं, तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में आ जाती हैं। उसके बाद परसुएसिव स्पीकिंग में क्या होता है, इज़ यूज टू इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक्स और डज। तो इसमें जो अहम मकसद जो इसका है वो ये है कि राग़िब करना अपनी ऑडियंस को एक काम करने पे, या वो जो सोच रहे हैं और उनकी सोच को चेंज करने पे, या उन्हें बिलीव दिलाना एक चीज़ के बारे में, और जो है ना उनसे कोई काम करवाना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें परसुएसिव स्पीकिंग में आती हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि टू रिफोर्स द एटीट्यूड्स बिलीव्स एंड वैल्यूज़ एन ऑडियंस ऑलरेडी होल्ड्स। बिल्कुल, टू inoculate an audience against counter persuasion, to change attitudes, to motivate an audience to act। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होल्ड होती हैं। अब अगली बात आ गई डिलीवरी मेथड्स, कि हम जो डिलीवर कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को, तो उसके कितने जो है ना मेथड्स हैं। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और ख़ास तौर पे आपके सब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी। ठीक है, तो आपके हैंडआउट्स के मुताबिक आपने ये हमेशा याद रखना है कि आप जो चार मेथड्स हैं ना, ठीक है, कम से कम चार मेथड्स हैं फ्रॉम मेकिंग एन ऑरल प्रेजेंटेशन। एक ऑरल प्रेजेंटेशन को यानी प्रेजेंट करने के लिए, तो वो कौन से हैं? पहले है जी आपका एक्सटेम्पोर, और दूसरा है इम्प्रॉम्प्टू, और तीसरा है मेमोराइजेशन, और चौथा है जी रीडिंग। ठीक है,
तो इनके अपने अपने मतलब हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आपको इनके इनमें डिफरेंस करा सकूँ और आप समझ सकें इसको। अच्छा, एक जहन आप बात जहन में बिठा लें। अभी आप यूँ समझें, अपने आप को बस एक विजन में ले जाएं कि अभी आप तकरीर करने जा रहे हैं, ठीक है। आप खुद को आपने रखना है और इन चार चीज़ों को समझना है, तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। आप भाई तकरीर करने जा रहे हैं, जो भी हैं स्टूडेंट, दोनों मेल भी हो सकता है फीमेल भी। तो आप तकरीर करने जा रहे हैं या जा रही हैं, और आपने जहन में रखना है कि आपने कैसे जो है ना अपनी तकरीर पहुंचानी है अपनी ऑडियंस तक, ठीक है। तो ये आपको एक सिर्फ मैं एक सिचुएशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने मेथड्स ऑफ डिलीवरी पढ़ने हैं कि आप चार कौन से तरीके से ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकती हैं, जिसके ज़रिए आपने अपने ऑडियंस तक बात पहुँचानी है। सबसे पहला जो है वो है एक्सटेम्पर। The extemporaneous method involves a significant effort but results in a degree of quality that tells your audience that you care about them. यानी आप सोच समझ के पूरी तैयारी के साथ जाते हैं जब आप जा रहे होते हैं एक्सटेम्पर डिलीवरी मेथड के साथ, ठीक है। तो पूरी आपने तैयारी की भी होती है और आपने हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखा होता है, और इसमें जो आपका जो रिस्पांस है वो डिपेंड करता है ऑडियंस का रिस्पांस, कि आपके ऑडियंस जो है वो आपकी कितनी केयर करते हैं, या आप के ऑडियंस को कितनी आपकी बात समझ आ गई है। तो वो रिस्पांस जो है ना जितनी डिग्री का होगा, तो वो आपकी उतनी डिग्री की जो है ना एफर्ट्स को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो तीन बुलेट्स हैं, सबसे पहला है कि पूरी आपको तैयारी करनी पड़ती है शुरू से लेके आखिर तक, पूरी तकरीर की या पूरी लेक्चर की। आप लेक्चर देने, सॉरी आप तकरीर करने जा रहे थे ना, या जा रही थी, तो आपने पूरी तैयारी करनी होती है। डूइंग योर होमवर्क टू फिल इन योर नॉलेज गैप्स, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं पता आप उसके बारे में भी रिसर्च करके जाएं। कोई भी जो है ना अपना ब्लैंक अपने पॉइंट नहीं छोड़ना, कोई गैप नहीं छोड़ना। सब जो आप बताने जा रहे हैं जा रही हैं कंप्लीट तैयारी करके जाएं। द यूज़ ऑफ 3x5 क्यू कार्ड्स और सिमिलर मेथड टू जॉग योर मेमोरी ऑन स्पेसिफिक्स एंड कीप योर प्रेजेंटेशन ऑन ट्रैक। तो इस मेथड में ऐसा भी होता है कि आपको क्यू कार्ड्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपको आपके पूरी तैयारी के साथ जो आप आउटलाइन बनाई हो ना, तो आपको वो रिमाइंड कराने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सटेम्पर है। उसके बाद दूसरा तरीका आ गया है, आप जा रहे हैं जी लेक्चर देने, स्पीच करने, तो दूसरा जो मेथड है वो है इम्प्रॉम्प्टू। तो द इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इज़ गिवन विदाउट एनी एडवांस प्रिपरेशन, एनी नोट्स और अदर एडिशनल मटेरियल्स। तो मेरे जैसे जो नालायक लोग हैं, तो वो ऐसी डिलीवरी मेथड को अपनाते हैं और जाके बस जो आता है ना, तो बस बोले ही जाना है, बोले ही जाना है बगैर किसी तैयारी के। तो वो जो तरीका, ये जो तरीका होता है, इसको ये कहा जाता है इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। तो इट इज़ simultaneous रिएक्शन टू द टॉपिक एट हैंड विच में इंट्रोड्यूस एन इंटरेस्टिंग टर्न टू द डिस्कशन, ठीक है। तो इसमें बंदा आगे पीछे, क्योंकि तैयारी जो नहीं होती, तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे भी जा सकता है। तो ये जंप्स जो है ना लगते रहते हैं, ठीक है, इस तरह के डिलीवरी मेथड में। तीसरा जो है वो है मेमोराइजेशन। मेमोराइज स्पीच इज़ अ स्पीच दैट इज़ रिसाइटेड फ्रॉम मेमोरी रादर देन रीड फ्रॉम क्यू कार्ड्स और यूजिंग द असिस्टेंस ऑफ नोट्स। यानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप याद करके जब जा रहे होते हैं ना, तो ये उस सिनेरियो में आता है मेमोराइजेशन में। तो इसमें एक रिस्क ये भी होता है कि अगर कहीं फ़र्ज़ करें आप कर रहे हैं, कोई स्पीच कर रहे हैं और एक आध आपका जुमला गायब हो गया ना, तो वो अगला आपका जो चेन होती है वो टूट जाती है और आप भूल जाते हैं। तो ये आपको मुश्किल में डाल सकता है, ठीक है, मेमोराइजेशन की सीन में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है रीडिंग। तो द ड्रॉबैक ऑफ रीडिंग इज़ दैट व्हेन यू रीड योर स्पीच यू आर कम्युनिकेटिंग विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ द ऑडियंस। तो रीडिंग का जो सबसे बड़ा जो मसला है, जो आप न्यूज़ में देखते भी हैं, या कहने का मकसद मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब हम अ, किसी चीज़ से लिख के किसी चीज़ से पढ़ के जो है ना अपनी स्पीच कर रहे होते हैं ना, तो उसका नुकसान सबसे बड़ा यही होता है कि अपने आप अपनी ऑडियंस को नहीं देख सकते हैं जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसकी आंखों में आंखें मिला के आप बात नहीं कर पा रहे होते। तो उसमें जो ये एक ड्रॉबैक जो है ना रीडिंग में मौजूद है, ठीक है। तो novice speakers often believe that if they memorize their speeches by reading them hour and hour word for word, they will be able to stand up and deliver the speech verbatim without reading. तो ये जो नए नए स्पीकर्स होते हैं ना, तो ये उनके बारे में बात थी, ठीक है। सो इट इज़ अ ग्रेट आइडिया बट इट जस्ट डजंट वर्क। तो उन्होंने बता भी दिया कि ये काम नहीं करता ये आइडिया, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं जी। हमने डिलीवरी मेथड्स पढ़ लिए हैं, आप आई होप सबको समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें न्यू सब्सक्राइबर्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।
अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कैसे करें। तो तैयार करने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं और उन्हें हमें चेक करना पड़ता है। सबसे पहले तो नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। अब हम दोबारा अपने आप को एक सिचुएशन में रखते हैं। अ, आप फ़र्ज़ करें आप एक अपने जो कोलीग्स हैं उन्हें ही कोई चीज़ उनसे शेयर करने जा रहे हैं, या उन्हें ही कोई ऐसी चीज़ समझाने जा रहे हैं जो आपको आती है और उन्हें नहीं आती, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ द ऑडियंस में आप देखेंगे कि आपके कोलीग्स को क्या पता है, या उनकी नॉलेज कहाँ तक है। तो वो एक तो आपके जहन में होगी। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होगा कि आप जो बताने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप कोई कंप्यूटर की स्किल्स के बारे में उन्हें बताने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी जो ऑडियंस हैं उन्हें कहाँ तक आता है, वो कितने एक्सपर्टीज़ हैं, या उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट उनका आप असेस करेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ टाइम, आप अपना टाइम जो है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पास, कि कितने टाइम में आपने अपनी जो अहम बात है वो उन तक पहुंचानी है, कि ऐसा ना हो कि आप लंबी लंबी बात करें वो बोर हो जाए। उसके बाद रिहर्सल है, इसकी आपने प्लानिंग करनी होती है और उसकी बार बार आपको मश्क करनी पड़ती है, ताकि आप अच्छे से जब वो डिलीवर करें तो आपको कोई परेशानी या कोई मुसीबत ना आए, ठीक है। उसके बाद पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग। तो ये सबसे अहम चीज़ है। जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं तो आपकी जो पर्सनल अपीयरेंस होती है ना, तो वो काफ़ी मैटर करती है। आपके सूट बूट वगैरह जो है वो काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बाकी आपको उन्होंने डिटेल में नीचे बताई हुई हैं, जो मैंने बताया हुआ है इसको आपने रीड कर देना है, ठीक है। ओके, प्रेजेंटेशन आपकी रेडी हो गई, ठीक है। आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, आपने प्रेजेंटेशन अपनी रेडी कर दी। अब बात आ गई है डिलीवरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। अब आपने उसे डिलीवर करना है अपने ऑडियंस तक। तो इसमें आपको कौन से फैक्टर्स आपके जो दिमाग है वो आपके दिमाग में होने चाहिए, वो फैक्टर्स, ठीक है। तो वो चार अहम फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला है पॉइज एंड इंथुजियाज्म, और दूसरा है आई कांटेक्ट, तीसरा है यूज़ ऑफ वॉइस, और चौथा है यूज़ ऑफ टाइम। तो डिटेल में भी इनको नीचे आपको उन्होंने बताया हुआ है, तो उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। ओके, तो पॉइज एंड एंथुजियाज्म ये है कि आप सही हाजिर दिमाग के साथ आपने जो है ना प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करके आपने उसके अंदर जो है ना एक्टिव रहना है। कभी भी जो है इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म जो है ना उनसे परहेज़ करना है, जिससे जैसे कि यहाँ पे है कि बट डोंट स्टैंड इन अ फ्रोजन पोजीशन, ठीक है। यानी आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आपके ऑडियंस का ध्यान जो है वो बढ़ जाए, या वो डी ट्रैक हो जाए। और इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ जम के खड़े हो जाएं ताकि आप कोई ऐसी हरकत करें ही ना, ठीक है। तो साथ साथ चलें। अब प्रेजेंटेशन के दौरान थोड़ी बहुत मूविंग अबाउट जो है, यानी थोड़ा आगे पीछे होना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा भी जो है ना वो करने से उसको गुरेज करें। तो इससे ये होगा कि आपका जो एंथुसियाज्म है ना, ठीक है, तो इस वो कायम होगा या वो नज़र आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट आपको पता है, आप माशाल्लाह अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो कम्युनिकेशन की सबसे जो जान है वो यही है कि आप जो बात पहुंचा रहे हैं अपनी ऑडियंस को देख के पहुंचाएं, ना कि आप शर्म के नीचे मारे आपका जो सर नीचे हो और आप अपनी सारी बात कर दें और चले जाएं, तो वो इतनी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है। तीसरी है जी यूज़ ऑफ वॉइस। तो जब बात आ जाती है वॉइस की, तो आप ना तेज़ बोलें, ना आप ज़्यादा जो है ना स्पीड में बोलें, ना आप इतना आहिस्ता बोलें कि किसी को आवाज़ ही ना आए, और ना इतना स्लो बोलें कि अगलों को नींद आ जाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आवाज़ के हिसाब से। वो ये कि आपके ऑडियंस को जो है ना क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि आपके ऑडियंस जो है ना मस्ट योर ऑडियंस मस्ट बी एबल टू हेयर व्हाट यू से, कि आप जो कह रहे हैं वो उन्हें सुनाई दे। उसके बाद अंडरस्टैंड व्हाट यू से, जो आप कह रहे हैं उन्हें समझ आए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। चौथा इसमें था यूज़ ऑफ पेस, ठीक है। तो बगैर तैयारी किए ना तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। और और इतना नर्वस हो जाते हैं कि बस आप कहते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म हो प्रेजेंटेशन, मेरी जान छूटे, ठीक है। और उसमें ये होता है कि आप स्पीड पकड़ लेते हैं, गाड़ी जो है वो आपके क्लिक में डल जाती है। तो ये नुकसान होता है अच्छे से तैयारी ना करने का, ठीक है।
तो जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी पेस पे पूरा कंट्रोल रख लेंगे और अपना जो पूरा टाइम है वो आप उसको कंज्यूम करेंगे और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाएंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन। फॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाने के दौरान क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। सो द मटेरियल ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज, टू द पॉइंट एंड टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी टू द पॉइंट हो और इसके अलावा शॉर्ट हो, यानी कम अल्फाज का चुनाव आप करते हुए अपनी पूरी बात समझा दें और कोई ऐसी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ हो कि जिससे लोगों का ध्यान जो है वो उसमें बना रहे, ना कि बटे। ठीक है, तो the following are just as important as the audience will be subconsciously taking them in। तो ना चाहते हुए भी जो है ना आपकी ऑडियंस ये तीन चीज़ें जो है ना वो काफ़ी से नोट करती है। पहली चीज़ है वॉइस, हाउ यू से इट इज़ इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू से। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं उस वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कम्युनिकेशन में, आप कैसे कह रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज आपकी आ जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना बहुत मैटर करती है। और उसके बाद आपका अपीयरेंस आ गया। तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन इन्फ्लुएंस द ऑडियंस एटीट्यूड टू यू। तो आपका जो पहली जो आपका इंप्रेशन होता है उस से अगर कोई इम्प्रेस हो गया आपकी ड्रेस लुक वगैरह से, तो फिर वो ये है कि आपकी बात को या आपके मैसेज को वो अच्छे से गेन करेगा, इन करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ओके, तो आगे बात आ गई अब तैयारियों की कि तैयारी कैसे करें जी ये फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए। तो प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक केयरफुली एंड लॉजिकली जस्ट एज यू वुड फॉर अ रिटर्न रिपोर्ट। ठीक है, जैसे आप रिपोर्ट या कोई लेटर लिखते वक्त सोचते हैं ना, तो वैसे ही इसको प्लान करें, इसको एहतियात से उसको जो है ना उसके पॉइंट्स बनाएं और उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो कुछ जो दो चीज़ें हम अपने माइंड में रखनी है कि आप जो बात कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। समझ रहे हैं, अगर आप एक प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि आप जो सारी बातें कर रहे हैं वो उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो। ठीक है, और द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉक, और आपको पता होना चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे जो है जो आपके ऑडियंस है उनको इस बात पे राग़िब कर लेंगे या कर लेंगी कि वो आपकी ये प्रोडक्ट ख़रीद ले। ठीक है, तो मैं मुख्तलिफ आपको जो एग्जांपल्स देता हूँ वो आपकी इसलिए देता हूँ कि आपको बात समझ आ जाए। ठीक है, so prepare cue cards which have keywords and phrases and possible sketches on them। ठीक है, तो ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये तैयारी में पहले भी हम इसको देख चुके थे। आगे आपका आ गया जी मेकिंग द प्रेजेंटेशन। अब बात आ गई प्रेजेंटेशन बनाने की। इसमें काफ़ी पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जी। तो ग्रीट द ऑडियंस, गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे मैं कहता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीओ कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो ग्रीट ऑडियंस को जो है ना उन्हें खुश आमदीद कहें। उसके बाद टेल देम हु यू आर। ठीक है, आपने बताना है कि आप कौन हैं जब बात आ जाती है फॉर्मल प्रेजेंटेशन की। उसके बाद है कि टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। पहले आपने बताना है कि आप उन्हें क्या बताने जा रहे हैं, क्या जो मौजू होगा आपका वो आपने बताना है। और एट द एंड टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम। और एट द एंड भी उसकी समरी जो है ना आपने करवानी होती है कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। ठीक है, इट इज़ बेटर टू अंडर रन देन ओवर रन। यानी ये बहुत अच्छा रूल है। अंडर रन का मतलब ये, ओवर रन का मतलब है कि ज़्यादा तेज़ बात करने से बेहतर है कि आप जो नॉर्मल स्पीड है उससे थोड़ा सा स्लो बात करें। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल पे भी बात समझ आएगी, स्लो पे भी बात समझ आएगी, लेकिन आप अगर तेज़ दौड़ लगा देंगे ना तो फिर अगलों को बात समझ नहीं आएगी। एज ए रूल ऑफ थम अलाउ 2 मिनट्स फॉर ईच जनरल ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी। यानी आप जो पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, तो ये एक रूल बना लें, रूल ऑफ थम बना लें कि 2 मिनट्स एक स्लाइड को मिलने चाहिए जिस पे आप बात कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है 35 mm स्लाइड्स आर जनरली यूज मोर स्पेरिंगली एंड स्टे ऑन द स्क्रीन लॉन्गर। तो 35 mm की स्लाइड जो है वो जनरली बनती हैं, ये आपके MCQs के वाले से इंपॉर्टेंट है। द ऑडियंस विल गेट बोर्ड विद समथिंग ऑन द स्क्रीन फॉर मोर देन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट से ज़्यादा अगर कोई चीज़ स्क्रीन पर रहती है तो ऑडियंस जो है वो ये कहते हैं कि ये वो बोर हो जाती है। ठीक है, इससे। और अगर आपका प्लान जो टॉपिक है वो लंबा है, 5 मिनट से ज़्यादा आपकी वो स्क्रीन रहने जा रही है, तो फिर आप ये करें कि वो स्क्रीन को नीचे करें या कोई वॉलपेपर लगा दें। ठीक है, तो उससे ये होगा कि वो चेंज तो हो जाएगा, लेकिन टॉपिक आप बात उसी पे कर रहे होंगे, लेकिन जब आप वॉलपेपर लगाएंगे उस पर फ़र्ज़ करें अपनी कंपनी का लोगो लगा दें, तो वो उसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो वो चेंज भी हो जाएगा और आप बात भी कर रहे होंगे, तो वो आपके जो ऑडियंस है वो बोर भी नहीं होगी। ठीक है,
उसके बाद 5 मिनट्स आर सफिशिएंट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ पॉइंट्स। तो 5 मिनट बहुत होते हैं जब आपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई करना होता है। एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन आस्क इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चन। तो ये थंब रूल आप बना लें कि जब भी आप प्रेजेंटेशन कर लें तो उसके आप एंड पे लाजमी जो है ना ये आपने पूछना होता है फॉर्मल प्रेजेंटेशन में कि कोई अगर क्वेश्चन वगैरह किसी के हैं तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ़ क्वेश्चन आर स्लो इन कमिंग, यानी अगर कोई पूछ ही नहीं रहा सवाल, आपने बोल दीजिए या कोई, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एट द एंड आप कहते हैं जी कि आज हमने ये टॉपिक किया है और हमने ये कवर किया है, या हमने आज अपने इस प्रोडक्ट के बारे में बात की है, तो आपने कोई सवाल अगर पूछना है इस प्रोडक्ट के बारे में तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे से रिस्पांस आपको ये मिलता है, सारे जो है ना चुप हो जाते हैं, कोई सवाल पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर सवाल नहीं आ रहे ना तो यू कैन स्टार्ट थिंग्स ऑफ बाय आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, सो हैव वन प्रिपेयर्ड। तो उसके लिए भी आपने तैयारी करनी है कि आपने फिर एक सवाल पूछ लेना है, आपने जो आपने डिलीवर किया है उसके रिस्पांस में कि आया किसी को समझ भी आया कि नहीं, तो आप उससे रेलिवेंट ही आपने वो सवाल पूछ लेना होता है, ठीक है। तो आई गेस ये हमारा आखिरी टॉपिक्स हैं, आने वाले जो टॉपिक्स हैं। तो अगला टॉपिक है जी डिलीवरी गाइडलाइंस। जी, तो फॉलोइंग आर सम वेरी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर डिलीवरिंग अ स्मूथ प्रेजेंटेशन। तो ये आपने इसको पढ़ लेना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी आपके काम भी आएंगी। तो उसमें जो कुछ मेरे को जो पसंद आई थी मैंने मार्क कर दी है। स्पीक क्लियरली बात करें, ठीक है। बी नेचुरल ऑल तो नॉट कन्वर्जेशनल, यानी जो आप हैं ना तो आप वैसे ही बात करें और वैसे बात करें जैसे आप नेचुरली बात करते हैं। अवॉइड जोक्स ऑलवेज डिजास्ट्रियस अनलेस यू आर अ नेचुरल एक्सपर्ट। तो आप जोक्स जो हैं वो आप अवॉइड किया करें, क्योंकि कभी कभी जो फॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें जो जोक्स होते हैं वो सारा मामला ख़राब कर देते हैं। लेकिन जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं ना प्रेजेंटेशन में, तो वो कभी कभी जोक से भी जो है ना काफ़ी काम या को काफ़ी फ़ायदा उठा लेते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, ठीक है। तो बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, इसको आपने रीड कर लेना है, इतनी अहम नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लें अपनी नॉलेज के लिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। अच्छा, तो एंड में है जी यूजिंग विजुअल एड्स फॉर ओरल प्रेजेंटेशन। तो जो विजुअल एड्स आप यूज़ करते हैं ना उसके बारे में है। तो विजुअल एड्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रेजेंटेशन। तो उससे ये होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन का जो इंटरेस्ट है ना वो डेवलप होता है, ठीक है। और जो विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं ना आप, उसमें जो कुछ ये जो बुलेट्स हुए हैं हाईलाइट, तो उसमें कुछ हैं जो मैं आपको बता दूँ, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसी, OHPs इसको कहते हैं। उसके अलावा 35 mm की स्लाइड्स होती हैं। कंप्यूटर प्रोजेक्शन, यानी जो पावर पॉइंट पर आप स्लाइड बनाते हैं ना, या एक्सेल पे कोई आपने कोई शीट आप शेयर करवा रहे होते हैं स्क्रीन पे, तो वो हो गया। इसके अलावा कोई वीडियो या फिल्म, यानी कोई वीडियो है जो आपने पहले से तैयार की हुई है प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो वीडियो भी करामद आपके लिए साबित होती है। रियल ऑब्जेक्ट्स को भी आप रख सकते हैं, यानी अगर आप यूँ समझें कि किसी हॉस्पिटल में अगर कोई प्रेजेंटेशन हो रही है, कोई डॉक्टर्स हैं वो अपने जूनियर्स डॉक्टर्स को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो पूरे जो मुर्दा इंसान है वही सामने उठा के रख दे, ठीक है। तो ये भी कभी कभी हो जाता है। उसके बाद है फ्लिप चार्ट और ब्लैक बोर्ड। वो तो कॉमन प्रैक्टिस में यूज़ होता है, टीचर्स यूज़ करते हैं ना अपने स्टूडेंट्स के लिए। और उसके अलावा कीप इट स्माइल। तो a complex set of hardware can result in confusion for both the speaker and audience। सॉरी, स्माइल नहीं था ये कीप इट सिंपल तो है। तो आगे चलते हैं जी, हम कुछ चीज़ें हैं इनको भी देख लेते हैं। To do otherwise risk making the slide unreadable or will divert your audience attention so that they spend time reading the slide rather than listening to you। तो ये इसमें ये जो पॉइंट है मैंने ये पढ़ा है, इसमें ये कह रहे हैं कि हमेशा स्लाइड्स में ना आपने जो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो स्लाइड्स में आप स्लाइड्स जो है वो समराइज़ होनी चाहिए पॉइंट्स की सूरत में, पूरी डिटेल उसमें नहीं लिखनी चाहिए। उसका नुकसान ये होता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो स्लाइड को पढ़ने लग जाती है, और उसका नुकसान ये होता है कि वो आपकी जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है उस पर ध्यान नहीं देती, और सारी जो ध्यान होती है वो आपके विजुअल एड्स पे डाइवर्ट हो जाती है। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं देख लीजिए। ट्राई टू लिमिट वर्ड्स पर स्लाइड टू ए मैक्सिमम ऑफ 10, ठीक है। तो एक स्लाइड पे 10 तकरीबन वर्ड्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके अलावा टिपिकली यूज़ अ मिनिमम 18 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन्स ऑन OHPs एंड प्रेफरेबली लार्जर, यानी 18 जो आपका फॉन्ट है वो 18 साइज़ का होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ यू कैन रीड द OHP फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters विदाउट प्रोजेक्शन देन इट्स प्रॉबली ओके।
2 मीटर के फासले पे आपने प्रेजेंटेशन से पहले चेक करना है कि आपकी स्लाइड्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही है। अगर नज़र आ रही हैं तो इट्स ओके, वो फिर सबको नज़र आ जाएंगी। उसके बाद है यूज़ कलर्स ऑन स्लाइड्स बट अवॉइड ऑरेंज एंड येलो। ऑरेंज एंड येलो से अवॉइड करना चाहिए। क्यों? विच डू नॉट शो अप वेरी वेल व्हेन प्रोजेक्टेड। जब प्रोजेक्टेड यानी जब प्रोजेक्टर पे जब वो स्क्रीन पे जब प्रोजेक्टर उनको अपनी शॉ के ज़रिए भेजता है ना स्क्रीन पे, तो वो जो ये जो दो कलर है ना, तो ये इतना अट्रैक्टिव शो नहीं होते। ठीक है, फॉर टेक्स्ट ओनली वाइट और येलो ऑन ब्लू इज़ अ प्लीजेंट टू लुक। ठीक है, तो ये MCQs के वाले से आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहे हैं जी रूम लाइटनिंग शुड बी कंसिडर्ड। रूम की जो लाइटनिंग है, यानी आप एक हॉल में अगर बैठे हैं या आपने एक रूम में बैठे हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, तो उसकी जो लाइटनिंग है ना, कि कितनी लाइट्स लगी होनी चाहिए, कितनी बुझी होनी चाहिए, तो वो काफ़ी मैटर करती हैं। क्योंकि जब भी प्रोजेक्शन होती है तो उसमें जो आपकी लाइट्स है ना वो ज़रा डिम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि जो प्रोजेक्शन जो एरिया है या जो डिस्प्ले एरिया है वो नुमाया होकर सामने आए पूरे रूम में। तो टू मच लाइट नियर द स्क्रीन विल मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी द डिटेल। तो ये बिल्कुल सच है कि जब आप प्रोजेक्टर या अपनी प्रेजेंटेशन जो आप शो करवा रहे हैं उसके नज़दीक अगर ज़्यादा रोशनी होगी ना, तो जो बैठी हुई ऑडियंस है उन्हें वो अच्छे से नज़र नहीं आएगी। तो वो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की जो लाइटनिंग है वो ऑफ होनी चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, तो ये थी जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 3 जो है शॉर्ट, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट दोबारा आगे अपलोड करेंगे। तो अगर आपको पसंद आया है लेक्चर और आपको समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे न्यू सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं। तो बाकी जिनकी सपोर्ट हमें ऑलरेडी अवेलेबल है उनका थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।